डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्विक रिकैप कर लेंगे पहले जहाँ तक पढ़ाया था मैंने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 22 इज़ द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत सारी बातें मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखी होगी, बट चूँकि काफ़ी दिन हो गए हैं लेक्चर्स के, तो आप शायद आपने रिकैप ना करा हो या अभी हिट नहीं कर रहा हो आपको। सो एक क्विक रिकैप दूंगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन होता है सेक्शन 22। ठीक है, फिर और क्या क्या बात करी थी मैंने? रेंटल इनकम, जिसको कि एनुअल वैल्यू भी बोलते हैं, इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, कब? दो कंडीशन बताई थी। कौन सी दो कंडीशंस थी? मतलब किसी भी रेंटल इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने के लिए कौन सी दो कंडीशंस बताई थी? पहला कंडीशन ये बताया था कि देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि जो एसएसी है, पहला कंडीशन क्या बताया मैंने कि एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि एसएसी शुड बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। एसएसी जो होना चाहिए वो ओनर होना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी का। समझ रहे मेरी बात? एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एसएसी जो होना चाहिए वो ओनर होना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब बात आई सर कि हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। आई गेस कि मैंने सारा डिस्कशन क्लास में करा था, बट एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ ताकि आप वार्म अप हो जाए और अच्छे से आप समझ सकें। अब बात आती है कि हाउस प्रॉपर्टी बोलते किसे हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होता है, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू। ठीक है, बिल्डिंग और लैंड अपर्टिनेंट देयर टू। ठीक है सर, बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट देयर टू, ये सारे डिस्कशंस मैंने क्लास में कर रखी थी। चलो एक क्विक डायग्राम बना के रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ऑल्दो जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि शायद मैंने क्लास में लिखा ही दिया होगा। इनफैक्ट शायद नहीं, इनफैक्ट लिखा ही दिया था, फिर भी फिर से लिखा देता हूँ। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये आपकी कुछ इस प्रकार है। लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है। क्विक रिकैप दे रहा हूँ। ऑलवेज हमेशा ये टैक्सेबल होता है सर आपका। जो भी लेट आउट प्रॉपर्टी है जिसे कि आपने किराए पे लगाया, जो भी हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, तो वो हमेशा आपकी टैक्सेबल होती है। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है सर, यहाँ दो केसेस। पहला, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपका जो रेसिडेंस के लिए यूज़ होने वाला है, यानी कि रेसिडेंस जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस, बीएनपी लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्लास में मैंने लिखाया था। आप चाहो तो फिर से लिख लेना, बट वैसे कोई दरकार नहीं लिखने की। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, दो दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो रेसिडेंस के लिए होती है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। ठीक है सर, आगे इस केस में फर्दर बाइफरकेट करेंगे। वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तब क्या होगा सर? यदि एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा? मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो क्या होगा सर? जो वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है वो पूर्णतः आपकी एग्जेम्प्ट होती है, कंप्लीटली दैट इज एग्जेम्प्ट। ओके, ये आपका पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर, मोर देन वन एसओपी तब क्या करेंगे सर? सर कुछ नहीं, बस मोर देन वन एसओपी है तो जो आपका एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो आपकी सर एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी।
एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो वैसे भी एग्जेम्प्ट होता ही है उसी सिनेरियो पे आपका। यहाँ भी आपका सर वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होगी वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। और जितने भी अब जिस किसी का 2 घर है, 3 घर है, 10 घर है, तो एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो बाबू एग्जेम्प्ट ही होना है। रिमेनिंग जो बच गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, उनका क्या होगा? सर इसे डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेते हैं, DLOP। क्लास में लिखा रखा था DLOP का मतलब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है सर। ये आपका पूर्णतः टैक्सेबल होती है, फुल्ली टैक्सेबल। ओके। और सर अब इस वाले का क्या करना है? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिस मकान में आप बिजनेस प्रोफेशन ही करते हो, सर कंप्लीटली उसे इग्नोर करें, वो हाउस प्रॉपर्टी की चर्चा से बाहर है। वो उसकी चर्चा कब होगी सर? बिजनेस और प्रोफेशन जब भविष्य में आपको पढ़ाया जाएगा या आप पढ़ेंगे तब की बातें हैं सर। बिजनेस और प्रोफेशन उसका काम व्यापार से, उसका काम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है सर, तो वो आपका इग्नोर करते हैं। यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला वो आपका सर इग्नोर होता है, ठीक है। उसको हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर ही नहीं करना, ठीक है ना। अब चलिए ये बातें तो क्लास में बता रखी थी, जिनका जिनका लेट से छूट गया हो या ना लिखा हो वो लिख लेना। थोड़ा एडजस्ट करके चलिएगा। आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा। आई गेस सबका लिखा हुआ होगा, जिनका नहीं लिखा है वो लिख लेना। अब थोड़ा चूँकि क्विक रिकैप हो रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आप पॉज करके लिखना चाहें तो लिख लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद मैंने बताया था, एक शीट बताई थी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या शीट होता है, मतलब कैसे कैलकुलेट करते सर, एक मास्टर शीट बताया था मैंने, ठीक है ना। चलिए उससे भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं। सभी को शीट तो याद ही होगा ना। यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। आप ईमानदारी का परिचय दीजिएगा और हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी मुलाकात होगी तो पूछूंगा ज़रूर। ठीक है सर। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, कुछ इस प्रकार होता है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर डिस्कस तो मैंने कर ही दिया था सब कुछ, इसमें बस लिखाना बच गया था ना कि म्यूनसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट। जहाँ तक मुझे याद है म्यूनसिपल वैल्यू फेयर रेंट का मैंने डिफिनीशंस डिस्कस कर रखा था क्लास में, लिखाया नहीं था, तो थोड़ा फास्टली चलेंगे। सर यहाँ 3 केसेस मैंने बताए थे। ठीक है सर। पहला बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेसिडेंस का मैटर होगा तो क्या होगा सर? अरे आप ही सोचिए ना सर, जहाँ आप खुद रहते हैं वहाँ आप इनकम कैसे, आप तो खुद रहने के लिए घर है ना, तो वहाँ आप तो आप समझ सकते हैं रेंटल कैसे हो गया फिर। तो ये तो आपके लेट आउट के डिफिनीशन में ही नहीं कवर्ड है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड आप वहाँ खुद रह रहे हो, लगा थोड़ी रहे हो किराया, जब लगाओगे किराया तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी कहलाएगी। लेट आउट करोगे तभी तो रेंटल इनकम होगा, और रेंटल इनकम जैसे कि हम लोग एनुअल वैल्यू बोलते हैं, एंड सो, ठीक है ना। चलिए लेट आउट प्रॉपर्टी देयर आफ्टर आपका क्या होता है सर? डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। जरा जल्दी से इस टेबल को भरते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, बहुत बच्चे अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक करते थे क्लास में, तो यहाँ तो मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, तो रीचेक कर लीजिएगा, कहीं अगर किसी का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो तो आप सुधार लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, उसके बाद सुधारिएगा ताकि आप प्रॉपरली सुधार सकें। फिर आता है आपका सर स्टैंडर्ड रेंट।
फिर आती है सर एक्सपेक्टेड रेंट, फिर आया आपका एक्चुअल रेंट, फिर आपके दर्शन हो गए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के, जिसे कि हम लोग शॉर्टकट में जीएवी भी बोलते हैं। फिर घटाना होता है अपने को म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, तो क्या बन जाता है सर आपका एनएवी यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। फिर आपकी डिडक्शंस, कौन से सेक्शन में सर? अंडर सेक्शन 24। चार्जिंग सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी का क्या है? 22। रिमेंबर दैट 22 22 नंबर है चार्जिंग सेक्शन। यहाँ डिडक्शन बात कर रहे हैं सर सेक्शन 24 में, ठीक है। तो जो पहला डिडक्शन आपका होता है वो क्या होता है सर, जल्दी बताएं। जिन्हें याद है वो आप वीडियो देखते भी बोलिएगा, सुन तो नहीं सकते बट आप ईमानदारी से बोलिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने का सर? एट द रेट 30% ऑफ एनएवी। दूसरा जो डिडक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये हमारी चर्चा का विषय बनेगा वैसे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पर अच्छा नोट्स होता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निकल टर्म है थोड़ा, इस पर चर्चा का विषय बनेगा। और यही वो कारण है जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में भी सर लॉस करा सकता है, मतलब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैं अभी भरते हुए एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से, ठीक है ना। चलो पहले इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया सर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले तो अभी से थोड़ा कर देते हैं एरो मार्क। म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ हायर, पहले लिख दिया था मैंने, अभी सिंबल बना रहा हूँ, विच एवर इज़ हायर, वो फिगर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है सर। और उसकी कंपेरिजन आप करोगे स्टैंडर्ड रेंट से, और उस फिगर और स्टैंडर्ड रेट में जो भी कम होगा वो बन जाएगा सर आपका एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज़ हायर। रिस्ट्रिक्टेड टू वर्ड मैंने यूज़ किया था क्लास में, रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेट। ऐसे भी स्टैंडर्ड रेंट का मतलब ही होता है कि इट इज़ द मैक्सिमम रेंट दैट यू कैन लीगली रिकवर फ्रॉम योर टेनेंट, जो आप कानूनन तौर पे मैक्स टू मैक्स आप रिकवर कर सकते हैं अपने टेनेंट यानी कि किराएदार से, ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड रेंट को रिस्ट्रिक्ट करोगे वो तो मैक्सिमम ही होता है, और ये रेंट कंट्रोल एक्ट में लिखी गई बात है। मैं इसके बाद उसे लिखवाऊंगा, शायद मैंने नहीं लिखवाया है तो मैं वो पूरा डिटेल में लिखवाऊंगा अभी। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड, रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं मतलब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो मैक्स टू मैक्स स्टैंडर्ड रेंट से ही, मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट तक ही हो सकता है या उससे कम हो सकता है, इसलिए लोअर का साइन बनाया, ठीक है ना सर, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, और ये जो फिगर आएगा वो क्या बन जाएगा सर आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में कंपैरिजन होगी, ठीक है सर। और एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो क्या बन जाएगा सर आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। फिर से यहाँ तक पहुँचा देता हूँ। म्युनिसिपल वैल्यू
और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ की बात कर रहा हूँ, बाकी जो समझदारी हैं, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट सर आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ये निकालने की चीज़ नहीं होती। हाँ, फेयर रेंट में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, बोल सकता है क्वेश्चन कि मतलब लेट से कुछ डिफाइन कर दिया कि या केस बना दिया कि सिमिलर लोकल एरिया था, सिमिलर प्रॉपर्टी थी, इस टाइप से कि 2 BHK का फ्लैट था, इसका भी 2 BHK था, सेम लोकेलिटी में थी। तो आपको वहाँ से खुद से इंटरप्रेट करना है सर कि जो बातें बताई जा रही हैं वो किस ओर इशारा कर रहा है सर, वो फेयर रेंट की ओर इशारा कर रहा है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि वो फेयर रेंट के बारे में ही बोल रहा है। जबकि म्यूनसिपल वैल्यू जो है सर, ये आपकी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होती है सर, किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है म्यूनसिपैलिटी के रिकॉर्ड के हिसाब से। तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही होगा, वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उस फिगर को सिलेक्ट कर लेना और उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन कर लेना। उस वाले फिगर और स्टैंडर्ड रेंट में जो भी कम वाला फिगर होगा वो बन जाएगा सर आपका एक्सपेक्टेड रेंट। हमेशा याद रहे कि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, कम जरूर हो सकता है। लेट से अगर ये 100 रुपये था, ये 90 रुपये था, तो ज़्यादा कौन हो गया, 100 रुपये हो गया म्यूनसिपल वैल्यू। और स्टैंडर्ड रेट लेट से 95 रुपये है, तो क्या होगा सर एक्सपेक्टेड रेंट 95 रुपये, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ रही ना मेरी बात। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं आप समझ गए, यस सर। तो एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन किसके साथ करोगे आप बच्चों, एक्चुअल रेंट के साथ करोगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट जो भी ज़्यादा होगा वो आपकी कहलाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है सर। उसके बाद आता है सर म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, इसके पे भी नोट्स लिखाऊंगा, फिलहाल बता देता हूँ। म्यूनसिपैलिटी को जो आप टैक्स पे करते हो ना, जैसे ग्राम पंचायत, लोकल अथॉरिटी, इन सभी को जो आप टैक्सेस पे करते हो, इसे प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी बोलते हैं, डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में। बट जो भी म्यूनसिपल टैक्सेस होता है सर, वो पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है पेड। सो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड को ही आप यहाँ घटाएंगे, घटाना मतलब डिडक्शन लेना, ठीक है। तो जीएवी में से जब म्यूनसिपल टैक्सेस पेड घटा दोगे तो बेटा नेट एनुअल वैल्यू आ जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन क्या था 22, अभी डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ गया। कौन सा, पहला वाला, ये तो फिक्स है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन, नाम से ही जिक्र हो रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये आपका निर्धारित पहले से ही कि 30% जो भी एनुअल वैल्यू आएगी, नेट एनुअल वैल्यू, NAV ये वाला है ना, इसी का 30% आपने घटाना है, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये तो घटेगा ही सर, जो भी एनुअल वैल्यू होगी उसका 30% यहाँ पे डिडक्शन, स्टैंडर्ड आप डिडक्शन घटा दोगे। फिर जो फिगर जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है। जैसे लोन, मैं इस पर शायद हो सकता है इस वाले वीडियो में बने या इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बने, फिलहाल बता दूं कि कोई भी लोन आपने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिया है, ठीक है, उसका क्या पर्पस है। हो सकता है रिनोवेशन का पर्पस हो सकता है कंस्ट्रक्शन का पर्पस हो सकता है रिपेयर का पर्पस हो। ऐसी तमाम पर्पसेस के लिए आपने हाउस प्रॉपर्टी के संदर्भ में किसी भी तरह का लोन लिया है। किन किन से लिया है ये सारी चर्चा का विषय बनेगा हमारा जब उस डिस्कशन में जाएंगे तब। फिलहाल आप इतना समझिए, लोन अगर आपने लिया है हाउस प्रॉपर्टी के, जैसे कि रिनोवेशन, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के लिए, तो आप जो लोन लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट का भुगतान करते हैं, आप पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट का सर। अब वो सर आपका पेमेंट क्या होता है नहीं होता है वो सब बात की बातें हैं, फिलहाल आप इतना समझिए, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होता है आप उसे घटाएंगे यहाँ सर, बिल्कुल घटाएंगे। तो क्या सर ये ज़रूरी है कि आपने जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो आपने ले रखी है, आप सोचिएगा, थोड़ा आराम से सोचो इस चीज़ को, मैं जो सोचने के लिए आपको बोल रहा हूँ, जो रेसिडेंस के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ली है उसके लिए म्यूनसिपल वैल्यू वगैरह सब कुछ तो नील जाएगा, इस तरह से पूरा ब्लैंक शीट जाना है ये, ठीक है। लेकिन हो तो सकता है ना सर, जो प्रॉपर्टी में आप रह रहे हो उसके लिए भी लोन लिया हो, उसके लिए भी तो इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो वो तो घटेगा ही ना। यस सर, बिल्कुल घटेगा। बस यही कारण हो, ये घटेगा कब, जब आपने लोन लिया है तब। लोगे ही नहीं तब काहे का घटेगा, कुछ नहीं घटेगा। तो उस केस में ये ब्लैंक रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो कम्प्लीटली ब्लैंक रहेगा, और अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट दे रहे हो तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। बाकी सभी चीज़ को फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से कुछ बिल्कुल इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा
रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट यहाँ लिखो, इन दोनों में कंपेरिजन करो, इन दोनों में से जो भी कम होगा बन जाएगा कि आपका सर एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट तो हमेशा आपको पता हो ही जाएगा क्वेश्चन से। एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में देगा ना कि कितना मिस्टर एक्स या जो भी है कितना पेमेंट करता है, वो बस मैथमेटिकल स्टफ है, कुछ है नहीं वैसा कुछ। तो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करने का होता ही है क्वेश्चन में, वैसे गिवन भी होता है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो बन जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके बाद क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो म्युनिसिपल टैक्सेस को परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है, जैसा भी मामला बन रहा हो। अगर पेड है तो घटा देंगे, तब क्या बन जाएगा सर, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, फिर डिडक्शन यहाँ पे 30% NAV का लेके घटा देना। अगर इंटरेस्ट ऑन, सर आप यहाँ पे क्या घटाओगे, कुछ भी नहीं घटाओगे। कैसे घटाओगे, ये तो नील आ रहा है तो 30% भी तो नील ही होगा ना, समझ रहे हैं, ये सारा तो नीली फिगर जा रहा है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेसिडेंस के केस में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन ही बस एक ऐसा फिगर है जो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू दे सकता है। अगर आपने लोन ले रखा हो उस प्रॉपर्टी के लिए जो कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसमें आप खुद रह रहे हैं रेसिडेंस पर्पज़ के लिए, तो यहाँ से घटेगा और उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा सर, बताइए। या तो ये डैश ही रहेगा, मतलब कि कुछ नहीं, ये वाला केस जहाँ ये फिगर नहीं है मतलब लोन नहीं ले रखा है, या तो लॉस क्रिएट करा देगा। तो बस यही एक ऐसा सिचुएशन होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में, जहाँ की आपको सर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सर, यही एक ऐसा केस होता है जहाँ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की बजाय लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो नील है। अब नील में से, जीरो में से कुछ भी घटाओगे तो बाबू लॉस ही हो जाएगा ना, निगेटिव फिगर। अब समझ रहे हैं मेरी बात, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी फिगर हो रहा होगा इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा ध्यान रखना। अब उसका कंपैरिजन किससे कर दोगे, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अब स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों में से जो भी हायर फिगर होगा उन दोनों में से जो आपका लोअर हो जाएगा सर, वो कहलाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो आपका हो जाएगा GAV। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन, घटाने के बाद आपका नेट एनुअल वैल्यू, फिर डिडक्शन ले लेंगे यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो ऑफ कोर्स। अगर लोन ही नहीं ले रखा, खुद ही ज़्यादा पैसे हैं, खुद ही बनाओगे तो क्या का, उतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि लोन अगर लिया है तभी इंटरेस्ट होगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है तभी घटाओगे। चलिए अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाके डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताता हूँ सर, कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखिएगा सर कि डीम्ड लेट आउट है। डीम्ड मतलब मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा सर, क्योंकि लॉ में ऐसी बातें कही गई हैं कि एक से अधिक अगर आपकी प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी रिमेनिंग SOP के लिए होती है। ठीक है सर, तो सर ये लॉ बोल रहा है कि अगर आपने 2 घर रखा है या 3 घर रखा है तो एक घर तो मैं मान लूँगा कि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए रखते हो, बट जो रिमेनिंग घर हैं उन्हें मैं मान लूँगा कि आप उन्हें किराए पे लगा रहे हो, चाहे आपने लगाया हो या ना लगाया हो। तो एक्चुअल रेंट का तो सवाल ही नहीं है सर, वो डीम्ड है, सरकार मान रही है, लॉ बोल रहा है कि ऐसा है। तो एक्चुअल रेंट इस केस में क्या होता है सर, कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बस यही अंतर है ये वाला लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में, बाकी सारा कुछ उसी तरह से फिल कर देंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा सर कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV बनता है आपके डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है ना, क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर आपकी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बन गई आपकी नेट एनुअल वैल्यू, इसे भी घटा लो, इसे भी घटा लो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी बन गई सर कंप्यूटेशन शीट। आई होप कि आप सभी लोग को रिकॉल हो गया हो, जिनका ना हुआ उनकी तो रिवीजन ही हो गई होगी। आई मीन कि जिनका भूला हुआ है उनका तो रिवीजन हो ही गया होगा, बाकी का रिकॉल हो गया होगा, आई होप सो। चलिए नोट कीजिए। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे
कि सर हमारा तो पहले से ही नोट करा गया होगा, पहले से ऑफ कोर्स उनका नोटेड होगा। चलिए, तो जिन बच्चों का शायद ना नोट हुआ हुआ हो या क्लास बंक कर दिया हो तो वो नोट कर लेना, पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए पॉज कर लो, अच्छे से पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। सर अब कुछ टर्म्स लिखा दूँ ज़रा, एक तरह से तो पूरा लेक्चर ही हो जाना है ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट, थोड़ा फास्ट मोड में और कुछ नहीं। म्युनिसिपल वैल्यू, चलिए जल्दी जल्दी लिखते हैं। सारी चीज़ आपको समझ में तो आ गई, बट स्टिल आपको ये लिखना तो है ही ना एज पार्ट ऑफ नोट्स, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, लिखते जाइए साथ में, मैं रुकूंगा, वेट करूंगा, लिखते जाइए साथ में। इट मीन्स वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी रिकॉर्ड, ठीक है। जो वैल्यू प्रॉपर्टी की म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में है सर, उसी को म्युनिसिपल वैल्यू बोलते हैं, और ये क्वेश्चन में हमेशा आपकी गिवन होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है सर फेयर रेंट। इसका जिक्र किया था, कंप्यूटेशन वाला जो शीट था उसी में तो जिक्र करा था ना, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो सीक्वेंस डील किया है ना बाबू, इसी सीक्वेंस में सबको एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ कि मतलब क्या है, ठीक है। फेयर रेंट, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी in same locality, ठीक है। It is also known as reasonable rent oblique reasonable letting value, ठीक है सर। हो गया सभी का। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रेंट। सारा कुछ मैंने उसी समय एक्सप्लेन करते गए थे ना उस समय, सारा कुछ एक्सप्लेन, ठीक है। क्लास में भी एक्सप्लेन करा ही हुआ है वैसे पहले से। स्टैंडर्ड रेंट, इसका मतलब क्या होता है सर, इट मीन्स रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है ना। सर रेंट कंट्रोल एक्ट आया था किस लिए, कोई भी एक्ट किस लिए आता है, किसी दुविधा को या कोई प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, तो उसके सॉल्यूशंस को लेके। तो ऐसा भविष्य कभी हुआ होगा पास्ट में, ज़्यादा रेंट, मनमाना रेंट, इस टाइप से, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो रेंट कंट्रोल एक्ट लाया गया कि इस तरह के एरिया में इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए इतना रेंट होना चाहिए,
सरकार भी तो कुछ निर्धारित करेगी ना, वरना लोग मन का जो मन करेगा वो लेंगे। दूसरा पहलू आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारे जो टैक्स प्लानिंग करके बैठ जाते हैं टैक्स इवेजन के एंगल से, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो वो सेटिंग कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट अगर ना होती या स्टैंडर्ड रेट किसी एरिया में लेट से कम है, काफ़ी कम है, तो ऑफ कोर्स वो एक्सपेक्टेड रेंट ही कम हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन एक्चुअल रेंट ज़्यादा होगा। चलिए ये सारी इंटरप्रिटेशन आप खुद से कर लेना, इसमें वैसा कुछ इंटरप्रिटेशन है नहीं, बस आप ये समझो कि स्टैंडर्ड रेंट जो है सर ये आपका मैक्सिमम रेंट होता है जो कि आप लीगली रिकवर कर सकते हो, उसे लिखिए, टैक्स प्लानिंग में नहीं जाते। It is the maximum amount of rent that can be legally recovered by owner from tenant। चलो यहाँ तक लिखो पहले, जल्दी आ रहा है पूरा वीडियो, कवर हो जाना चाहिए। हाँ चलिए आ रहा है, नोट कीजिए, जल्दी नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिनका रह गया वो पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। फोर्थ एक्चुअल रेंट, ये भी काफ़ी मीनिंगफुल वर्ड है, इसका यूज़ होगा आगे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। तो एक्चुअल रेंट का मतलब क्या होता है सर? एक्चुअल रेंट इक्वल टू व्हाट? बोलो, कैसे बोलोगे, मन में बोलो। रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो एक्चुअल रेंट के बराबर क्या हो जाता है सर? मतलब रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ये चर्चा का विषय है, आगे डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना समझो, जो मिल गया है, जो मिलने वाला है, माइनस जो मिला ही ना हो, अनरियलाइज्ड रेंट, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। जल्दी लिखो। आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा। जिन्होंने ना लिखा एज यूजुअल पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 5th नंबर पॉइंट आ गया सर आपका म्युनिसिपल टैक्सेस।
वीडियो आ रहा है ना? म्युनिसिपल टैक्सेस। सर पहला पॉइंट क्या है सर? म्युनिसिपल टैक्सेस होता क्या है? ओके, सो इट मीन्स टैक्स which is recovered by municipality local authority ग्राम पंचायत समझ रहे हो? जैसा जिनका मामला बन रहा हो, जिनके एरिया में जो बनता हो। मेरे यहाँ तो म्यूनसिपैलिटी है, कहीं लोकल अथॉरिटी होगा, कहीं ग्राम पंचायत होगा, तो जो भी टैक्स वो सारी अथॉरिटीज़ लेती हैं उन्हें म्यूनसिपल टैक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर? टैक्स रिकवर कौन कर रहा है सर? ये सब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्या? बोलो। प्रॉपर्टी टैक्स, क्या क्या बोलते हैं जल्दी बताइए। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस टैक्स। जब मैं बोलूँ ना, ये आदत है ना चूँकि, बताइए क्या, तो जो पहले से पढ़ रखे हैं उन लोगों के लिए है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और क्या बोलते हैं? लोकल टैक्स, एटसेट्रा सर, और भी नाम होते हैं, फिलहाल आप इतना जानो। ठीक है, चलिए अब ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा, ध्यान से सुनना। इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। यानी कि क्या बोल रहे हैं सर? यदि अगर पे कर दिया गया है तभी अलाउ होगा, यानी कि घटेगा। जो जीएवी से यहाँ पे घटा रहे थे ना, जीएवी से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, वहाँ पे मैंने बोला था कि म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है तो घटेगा। तो सर अगर पेड है, एक्चुअल में पेमेंट, एक्चुअल वर्ड बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में पेमेंट हो रखी है तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। ठीक है, इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, दैट इज पेड है तो अलाउड हो जाएगा। यदि नहीं पेड है, यानी कि O/S, इसका मतलब होता है सर आउटस्टैंडिंग, बगल में लिख लेना, शॉर्टकट है ये। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है यानी कि बकाया है, पेमेंट होना था, पेमेंट नहीं करा, तो क्या हो जाएगा सर? नॉट अलाउड, मतलब वहाँ से नहीं घटेगा। आपके घर बिल तो आ गया प्रॉपर्टी टैक्स का, या आप लोकल टैक्स बोल लो, हाउस टैक्स का, किसी चीज़ का बिल तो आ गया, बट आप सोए रखे हैं, पेमेंट नहीं करते, तो सर नहीं घटेगा। या पेमेंट नहीं करते या किसी भी कारणवश ना हुआ हो पेमेंट, तो ये नहीं घटेगा, नॉट अलाउड। चलिए नेक्स्ट वाला भी पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनफैक्ट क्वेश्चन में यूज़ होता ही होता है, इसलिए इन दोनों पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। इट इज़ अलाउड कब? ओनली इफ कब? कब सर? यदि इट इज पेड बाय, यानी इफ इट इज पेड बाय ओनर, यदि मकान मालिक यानी कि जो घर का मालिक है, ओनर है, उसने पेमेंट कराया है किस चीज़ का सर? म्युनिसिपल टैक्सेस का। म्युनिसिपल टैक्सेस का अगर मकान मालिक ने ही पेमेंट करा है तभी घटेगा सर, अन्यथा
नहीं अलाउड होगा, नहीं घटेगा। जब हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकालते हो जीएवी में से, कब घटाओगे म्युनिसिपल टैक्सेस? सर जब पेमेंट हो रखा है। और किसने पेमेंट करा है सर? ओनर ने। अगर ओनर ने पेमेंट किया है केवल और केवल ओनर ने, तभी घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। जैसे कि बहुत जगह आप देखते होंगे मकान मालिक घर पे रहता ही नहीं, या हो सकता है जैसे कि लेट से कोई मकान मालिक रहता है बाहर विदेश या किसी और शहर में, तो उसने बोल रखा होगा किराएदार को कि किराएदार जो भी हैं आप म्युनिसिपल टैक्सेस या इन सब का भी भुगतान करते चलिएगा। तो अगर टेनेंट ने पेमेंट करा सर तो नहीं घटेगा। तो पेमेंट तो हो रखी बट टेनेंट ने करा तो नहीं घटेगा। पेमेंट होना चाहिए, और किसके द्वारा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सर ओनर के द्वारा, तभी डिडक्शन प्राप्त होगी। ठीक है। अब एक और पॉइंट, यदि क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स जो है सर, पहले बता देता हूँ, इफ म्युनिसिपल टैक्स जो है सर क्वेश्चन में दे रखा, लेट से सिर्फ दे रखा क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स जो है 5% है, या क्वेश्चन में दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 10% है, तो कुछ भी ये नहीं बोला ना सर किसका परसेंटेज है, तो आपको ये इंटरप्रेट करना है, ये इम्प्लाइड है, माना हुआ है कि सर जब भी क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्सेस परसेंटेज में देता है तो वो सर वैल्यू हमें कहाँ लगानी होती है सर? म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। यानी कि if municipal taxes are given on percentage basis, ये परसेंटेज है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने, परसेंटेज बेसिस, then it should be calculated on म्युनिसिपल वैल्यू। सर म्युनिसिपल वैल्यू तो हमेशा हमेशा आपके क्वेश्चन में गिवन होगा ही है, 100% दिया ही होगा हमेशा, उसके बिना आप निकालने थोड़ी जाओगे, नॉर्मल सी बात है, ये हमेशा गिवन ही होता है क्वेश्चन में। तो म्युनिसिपल टैक्सेस अगर परसेंटेज बेसिस पे दे रखा है, लेट्स से 5%, 10% और व्हाटसोएवर, तो आप क्या करोगे बेटा? म्युनिसिपल टैक्सेस को अपने म्युनिसिपल वैल्यू पे डायरेक्ट अप्लाई कर देना है, हो गया। जल्दी से नोट कर लो, छूट क्वेश्चन कवर हो रहा है, यहाँ से था। आई होप कि ऊपर वाला लिख लिया हो। चलो यहाँ से लिखो अपना, जल्दी लिखो जल्दी। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं, ये वीडियो छोटे छोटे ही बनेंगे क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, प्लस हो गया हो आपका। तो इस सेशन को इधर ही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की बातें करता हूँ, ठीक है। टिल देन अच्छे से रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। चलिए, गुड बाय।